नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई। ये बहस कई सवाल खड़े करती है। बता दें कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में तीखी बहस हुई। बैठक में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर उनके तरीकों पर मतभेद उभर कर सामने आए। बताया भी जा रहा है कि बैठक के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के तरीकों पर भी मतभेद उभरे हैं, जिससे बातचीत तनावपूर्ण हो गई है। ट्रंप ने जेलेंस्की पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया था, जबकि जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वादों पर सवाल उठाए। इस विवाद के बाद ट्रंप ने बैठक को समाप्त कर दिया और जेलेंस्की से व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कहा है। बता दें कि इस घटना के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका और उसकी जनता के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यूक्रेन न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में काम कर रहा है। वहीं ट्रंप ने जेलेंस्की पर ओवल ऑफिस में अमेरिका का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो शांति के लिए तैयार होंगे तब वो वापस आ सकते हैं। इस विवाद के बावजूद जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड जैसे देशों ने यूक्रेन के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की है। इस विवाद के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेन को दी जा रही सहायता में संभावित धोखाधड़ी और दुरुपयोग की जांच तेज करने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि एलन मस्क और उनकी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी पहले ही यूक्रेन को प्रदान की गई थी और बड़ी आर्थिक और सुरक्षा सहायता में संभावित समस्याओं की जांच कर रहे थे, लेकिन अब इन प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। अधिकारी ने कहा है कि वो पहले से ही समस्याएं खोज रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता बंद करने पर विचार कर रहे हैं। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। झा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक है। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, इस बहस के क्या मतलब, क्या मायने निकाले जाए जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई? ये जो कल की जो बातचीत हुई, जाहिर है कि एक हीटेड कन्वर्सेशन में ये तब्दील हो गई और ये एक चौंकाने वाला जो घटनाक्रम था। लेकिन जो ये रशिया यूक्रेन युद्ध की जो जटिलताएं हैं, उसके संदर्भ में अगर देखें तो ऐसे तनाव के जो क्षण हैं वो आ सकते हैं। आने वाले समय में भी इसमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इससे कल की जो बातचीत राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में हुई, उससे ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की अभी भी पुराने अप्रोच पर कायम है और उनकी जो चिंताएं हैं वो समझी जा सकती हैं। वो जाहिर है कि अपने फेस को बचाने की कोशिश में है। वो नहीं चाहते कि रशिया के साथ कोई ऐसी डील हो जाए कि जिससे कि उनको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े कि अपनी जनता को भी फेस न कर पाए। तो एक वो सिक्योरिटी गारंटीज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को पहले सिक्योरिटी गारंटीज मिलेंगी, तब इसके बाद ही वो कर पाएंगे। और अपने आप को वो जाहिर है कि उनकी जो पोस्चरिंग है वो उसको बहुत सशक्त और मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके अंदर जो पिछले 3 वर्षों के युद्ध के जो कटु अनुभव रहे हैं, जाहिर है कि बेहद बर्बर क्रूर तरीके का युद्ध लड़ा, तो वो जो सारी उनके अंदर जो एक घृणा की और एक नफरत की जो भावना रशिया के प्रति है, वो भी स्पष्ट रूप से दिखी, जिसका कि जिक्र राष्ट्रपति ट्रंप ने भी किया। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति नेता पिछले 3 वर्षों से युद्ध लड़ रहा हो, वो किसी ऐसे एक नेता के साथ जाए जो कि अभी नया नया सत्ता में आया हो। तो ऐसे में जो दोनों के अप्रोचेस में जो अंतर है वो स्पष्ट है। लेकिन जहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रश्न है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में अब इस युद्ध को कंटिन्यू नहीं करने जा रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है वो जाहिर है कि एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच है।
वो नहीं चाहते कि अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा यूक्रेन को और अधिक जाए, रादर वो यूक्रेन से अधिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो रेयर अर्थ मटेरियल की डील करना चाहते हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का ये भी अप्रोच है कि वो एक शांति के लिए कार्य करने वाले नेता के रूप में जाना अपने आप को देखा जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो ये इस युद्ध में जो ब्लड स्वेट है वो अब समाप्त होना चाहिए। युद्ध 3 वर्षों तक चला है, तो जाहिर है कि और रशिया भी बातचीत करने के लिए तैयार है। रशिया को भी इस युद्ध में काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस युद्ध में जो रशिया और अमेरिका है वो बातचीत करना चाहते हैं। नहीं देखिए, ये एक बड़ा सवाल ये भी है ना संजीव जी कि बातचीत तो आप लोगों ने की, आप बातचीत कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मीडिया के सामने इस तरह की तीखी बहस, ये कोई राजनीतिक बहस नहीं थी, ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ मैसेज दे रही है सर। देखिए, ये जो तीखी बहस चौंकाने वाली थी, स्तब्ध करने वाली थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये चूंकि समस्या इतनी जटिल है कि इसमें इस तरीके के तनाव के क्षण आने स्वाभाविक है। ये इसमें हुआ ये है कि ये जो बहस है ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने ही इतनी ज्यादा तकरार हो गई और ये अप्रत्याशित था। जनरली जैसे जो डिस्कशंस होते हैं इतने ज्यादा पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ऐसी घटनाएं बहुत ही कम ही इतिहास में देखने को मिलती है, लेकिन रेयर है। लेकिन इस तरीके की जो बहस जो हुई है वो इस पूरी समस्या की जटिलता को दर्शाती है और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के अप्रोचेस में जो अंतर है उसको भी दर्शाती है और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोचेस में जो अंतर है उसको भी ये रिफ्लेक्ट करती है। तो इसमें ये जो बहस है, ये जो था, जो घटनाक्रम था, चौंकाने वाला अवश्य था, लेकिन इस तरीके की जो तनाव के क्षण आने वाले समय में भी जब कभी फिर से ये एंगेजमेंट शुरू होंगे तो ऐसे में ये फिर से ऐसे तनाव के क्षण आ सकते हैं। और लेकिन एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध महाशक्तियां ही परोक्ष रूप से लड़ रही थी। अब महाशक्तियां ये युद्ध लड़ना नहीं चाहती, इसी वजह से ये युद्ध आगे कंटिन्यू करेगा नहीं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास कोई इसके बजाय विकल्प नहीं है कि वो सीज फायर के लिए तैयार हों। लेकिन अमेरिका को भी इस बात का ध्यान में रखना होगा कि जो भी फार्मूला हो वो एक विन विन सिचुएशन हो, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, नेटो को कोई लॉस ऑफ फेस ना हो। और रशिया मैं आ रही हूँ मैं एक सवाल मेरा यहाँ पर झा साहब से है सर। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस विवाद के बाद जो पूरी दुनिया है वो दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है क्या, और यहाँ पर यूक्रेन की हार क्या ये कहें कि अप्रत्याशित रूप से अमेरिका की हार नहीं है? देखिए, एक चीज तो बहुत पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है और वो ये है कि जो बाइडेन ने जो शुरू किया था वो बहुत ही मतलब ये अमेरिका के पक्ष में नहीं था। तो बाइडेन ने जो शुरू किया था, मैं आपके कहने का तात्पर्य बता रहा हूँ, तो उन्होंने यूक्रेन को युद्ध करने के लिए तत्पर किया था। तो ये तो आज के दिन में कभी भी रेलिवेंट नहीं है। ये तो सबसे पहली बात है जो आज का अमेरिका पहले ही बता दिया है कि बाइडेन ने गलत किया था और ये युद्ध शुरू ही नहीं होना चाहिए था। दूसरा, कल जो भी हुआ था ये बड़ा अप्रत्याशित था। ये डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के लिए एक शेमफुल एक्टिविटी है। वैसे भी देखिए जो जेलेंस्की कर रहे हैं और ये अभी से नहीं, ये पिछले 3 साल से लगभग कर रहे हैं। ये बाकी नेता को समझते हैं कि शायद वो बच्चे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन हार गया, अगर यूक्रेन पे वॉर हो गया तो कल को पोलैंड पे वॉर हो जाएगा, कल को यूरोप पे वॉर हो जाएगा। ये आप क्या आप बच्चों को धमकी देने का काम कर रहे हैं? कम से कम डोनाल्ड ट्रंप तो इसको सुनने वाले नहीं हैं। पहले बाइडेन ने इसको सुन लिया। आज के दिन में बाकी जो नेटो देश हैं, बाकी जो यूरोप के देश हैं, वो ये सुन भी लेते हैं। अभी जो म्यूनिक में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी उन्होंने वही दोहराया कि अगर यूक्रेन हार गया तो कल को पोलैंड पे अटैक होगा, कल को बाकी जो यूरोपियन देश हैं उसके ऊपर में अटैक हो गया। किसको वो बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको फुसलाने की या बहकाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है नेहा जी। देखिए, यही चीज जो है ये चीज जेलेंस्की को बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। देखिए, आज के दिन में जेलेंस्की जहाँ खड़ा है उसने अपने देश को बर्बाद कर दिया है।
उसने अपने देशवासियों को बर्बाद कर दिया है। उनके जो औरत और बच्चे जो लगभग दर्जन भर यूरोपियन देशों में रह रहे हैं, उनका वहां पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया है। अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने यूक्रेन रूस के हाथों में बर्बाद करवा दिया है। जो आज के दिन में यूक्रेन के पास में कुछ भी साख अगर बची है तो वो यही है कि वो किसी तरह से यहाँ पे वो सीज फायर डील करता। अब ऑब्वियसली जो जो अमेरिका ने अभी तक उसको जो अनुदान दिया है या दान दिया है या लोन पे दिया हुआ है, ऑफिशियली ये $350 बिलियन है, लेकिन अनऑफिशियली ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 600 या 650 बिलियन डॉलर अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को दिया हुआ इस वॉर में। और ये तो सबों का मानना है कि अगर अमेरिका का जो जो एड है वो आना बंद हो जाए तो ऑब्वियसली यूक्रेन नहीं लड़ पाएगा। और अभी आपने देखा परसों तरसों जो यहाँ पे जो तीसरी वर्षगांठ जो मनाई गई थी यूक्रेन के यूक्रेन के युद्ध का, वहां पे यूरोपियन नेताओं ने सारे जो वहां पे जमा हुए थे, उन्होंने $3.2 बिलियन का इकरार किया हुआ कि ये वो यूक्रेन को देगा। इस $3.2 बिलियन से वो कितने दिन युद्ध लड़ सकेगा? 7 दिन, 10 दिन, उसके बाद क्या होगा? तो यूक्रेन की हार निश्चित है। या तो वो लड़के हारे या फिर वो एक जो डिप्लोमेटिक रास्ता होता है उसको अपनाए और जो सीज फायर के जो टर्म्स हैं उसके ऊपर में आगे बढ़े। युद्ध करना आज जब अमेरिका ने अपना जो जो एड असिस्टेंस देना बंद कर दिया है, युद्ध लड़ना आज के दिन में जेलेंस्की के पक्ष में नहीं है और वो लड़ ही नहीं सकता है इसको बिना अमेरिकी असिस्टेंस के। तो ये चीज को समझना चाहिए। और एक दो चीजें और हुई है जो श्रीवास्तव जी उन्होंने हिंट दिया था। देखिए आज से 5 दिन पहले जेलेंस्की ने कहा था कि मैं रेजिग्नेशन देता हूं। कौन रोक रहा है? क्योंकि आप यूक्रेन के लिए एक बर्बादी सिद्ध हुए हैं। दीजिए आप रिजाइन कीजिए और जो नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं उसको संभालने दीजिए। दूसरी, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे कि आप तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़े हुए हैं, वहां लाके खड़ा कर दिया। देखिए 3 साल से रशिया जिस भी तरह का जो 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 क्षति झेला हुआ है, लोग न्यूक्लियर आर्सेनल क्यों रखते हैं कि आपको इस तरह का क्षति ना पहुंचाए जो कि आपके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको खत्म कर दे। तो अगर एक भी न्यूक्लियर आर्सेनल अगर रूस ने अगर यूज किया तो जेलेंस्की के क्या होगा? जेलेंस्की तो बर्बाद हो जाएगा, यूक्रेन तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन नेटो देश नहीं है, इसलिए चार्टर 5 जो है वो उनको नेटो को ये अनुमति नहीं देता कि वो वापस रूस के ऊपर हमला करे, तो यूक्रेन तो बर्बाद हो जाएगा। तो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को कि आपने पूरे विश्व को तीसरी वर्ल्ड वार के पास में लाके खड़ा कर दिया है। और वो इसलिए उन्होंने संकेत दिया था कि अभी जेलेंस्की सबों को कह रहे थे और यूरोप जेलेंस्की को कह रहे थे कि हम नेटो के देश के या यूरोपियन देशों के जो शांति दूत हैं या जो पीस कीपर हैं उसको वहां पे खड़ा कर देंगे। अरे क्या ये अमेरिका बच्चा है या रूस बच्चा है? जब नेटो के सोल्जर्स, चाहे आप यूरोप कह के उसको वहां पे लाइए या जिसमें कह के लाइए, है तो वो नेटो के सदस्य, उनके जो सोल्जर्स हैं वो तो नेटो के सोल्जर्स हैं। जब उसको आप अपनी सरजमीन पे लाइएगा तो ये सीधा सीधा है कि नेटो यूक्रेन में आके लड़ रही है, तो फिर रशिया को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो नेटो के खिलाफ लड़े। और फिर वो जो तीसरा विश्व युद्ध का जो वो हिंट दिए थे वहां पे आप आज लाके सबों को खड़ा कर दिया। तो इसलिए ये सब चीज जो जेलेंस्की को समझना चाहिए था। और जो सबसे बुरा था वो ये था कि उसके एक दिन पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर वो वहां पे गए थे। स्टारमर का काफी स्ट्रॉन्ग इंस्टेंस, मतलब उनका इंस्टेंस जो रहा है काफी स्ट्रॉन्ग रहा है अमेरिका के खिलाफ में। लेकिन फिर भी जब वो वहां पे ट्रंप से बात कर रहे थे, यस सर, यस यू आर राइट, वी शुड गो दैट, मतलब उनका जो लैंग्वेज था कन्फ्रंटेटिव नहीं था। काफी सारे मामलों में डोनाल्ड ट्रंप उससे सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी इस तरह की तुतुम में नहीं हो पाई थी। मतलब ये जो ट्रैक जो था डिप्लोमेटिक डिस्कशन का वो अपने पटरी से नहीं उतरा था। तो जेलेंस्की को कम से कम इतना तो समझना चाहिए था
कि उसके ठीक एक दिन पहले स्टारमर क्या क्या बात करके आए हैं। हाँ। उनके जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने जरूर बताया होगा कि ये चीजें बात हुई है यूक्रेन की युद्ध के बारे में स्टारमर से। तो ये सब चीजों की अवहेलना जेलेंस्की ने की है। बेचारा कॉमेडियन है, आज के दिन में मतलब कल उसने बिल्कुल अपने आप को एक्सपोज कर लिया। इस तरह की तो अब बात राष्ट्रहित के सामने में होती नहीं है। बिल्कुल ये वाकई ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले शायद ही ऐसा कभी देखा गया हो कि इतनी तू मैं दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ हो रही है। संजीव जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ सर। जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड ने यूक्रेन के समर्थन की पुष्टि की है। ऐसे में अब यूक्रेन के पास क्या किसी तरह का कोई विकल्प है इस युद्ध को जारी रखने का, या आप हथियार डालने ही पड़ेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यूक्रेन ने तो अपने सारे विकल्प पहले ही से ही गंवा दिए थे, और ये जो सारा जो डिसीजन मेकिंग है यूक्रेन का, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो ही कर रहे थे। और यूक्रेन का जो इस्तेमाल, यूक्रेन की टेरिटरी का इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा था, और यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके अमेरिका और नेटो बंदूकें चला रहे थे, और अब ये बंदूकें नहीं चलाना चाहते। अब वो यूक्रेन के रेयर अर्थ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि यूक्रेन के पास पहले से ही विकल्प उसके पास नहीं थे। और जैसा कि मैंने कहा कि ये लड़ाई चूंकि महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता रही है, और अब महाशक्तियां नहीं लड़ना चाहती। महाशक्तियों ने 3 वर्षों तक ये लड़ाई लड़ी, और उसमें कही जा रही है कि इसका कोई आउटकम भी नहीं निकलना था, हार और जीत के तौर पे। लेकिन एक वर्चस्व की जो प्रतिद्वंदिता दोनों ने 3 वर्षों तक जम करके की, और जाहिर है कि अब ये नहीं करना चाहते। तो इसमें अब यूक्रेन के समक्ष इस युद्ध को समाप्त करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, वो जाहिर है कि वो सिक्योरिटी गारंटीज वगैरह की बात कर रहे हैं, और उस तरीके की पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी जनता को अपना कुछ फेस दिखा सकें। एक लॉस ऑफ फेस से वो डरे हुए हैं, और इसी वजह से अपनी वो पोस्चरिंग को सख्त दिखाना चाह रहे हैं। और वो सीधा उन्होंने एक हीटेड एक्सचेंज भी कर लिया पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने। तो ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति की जो एक लॉस ऑफ फेस से अपने आप को बचाने के लिए ये की गई एक पोस्चरिंग थी। लेकिन जहाँ तक अल्टीमेटली अगर देखें तो यूक्रेन को मानना ही होगा कि ये युद्ध समाप्त किया जाना चाहिए। और अभी उन्होंने तो इस समय कोई डील विल साइन नहीं की, लेकिन यूक्रेन के पास कोई विकल्प नहीं है इसके सिवा कि वो एक सीज फायर की डील साइन करे, और उसके बाद वो पीस डील भी साइन करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और नेटो को रशिया के साथ जो भी बातचीत वो करें, उसमें एक ऐसा फार्मूला और एक ऐसा समाधान निकालने की कोशिश करें कि जिसमें कि लॉस ऑफ फेस जैसी स्थितियों को किसी भी पक्ष को न फेस करना पड़े। रशिया से भी सिक्योरिटी गारंटीज लेनी होंगी, और हर तरीके की ऐसी एक फार्मूले को निकालना होगा कि जिसमें कि विन विन सिचुएशन हो। और यदि ऐसा कर पाने में सभी पक्ष सफल होते हैं, जाहिर है कि रशिया भी आज बात करना चाहता है, अमेरिका भी बात करना चाहता है, तो ऐसे में यही एक इसका समाधान हो सकता है। लेकिन अभी अब देखना होगा कि आगे ये नेगोशिएशन किस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी ये जो जटिलताएं हैं इस पूरे कन्वर्सेशन की और जिस पूरे नेगोशिएशंस की, वो बहुत ही स्पष्ट है कि ये नेगोशिएशंस जटिल होने जा रहे थे, ये बहुत पहले से स्पष्ट है। और ये जो पूरा जो कल का घटनाक्रम है चौंकाने वाला अवश्य है, लेकिन इस तरीके की जो तनाव के जो क्षण है आने वाले समय में भी आ सकते हैं। और ये तो जो हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने आ गया, लेकिन जो क्लोज डोर नेगोशिएशंस होंगे उसमें और भी हीटेड एक्सचेंज हो सकते हैं आने वाले समय में। ऐसी संभावनाओं से इंकार नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली यूक्रेन को ये सारी बातें माननी ही होंगी। यूक्रेन के पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, जहाँ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, संक्षिप्त में कहिएगा, वक्त की कमी है थोड़ा सा। बिल्कुल संक्षिप्त में। देखिए, अभी तक जो यूक्रेन या नेटो या यूरोप जो इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, तो सिक्योरिटी गारंटी कैसे मिल सकती है? देखिए, कोई भी देश अपने सॉवरेनिटी के लिए लड़ता है। अगर कल को यही यूक्रेन या यही नेटो रूस के लिए किसी तरह का एक थ्रेट बनके खड़ा हो जाएगा, तो रूस कैसे उसके ऊपर में अटैक नहीं करेगा? तो ये जो सिक्योरिटी गारंटी इस तरह का चाहते हैं कि आगे रूस कभी अटैक नहीं करेगा, ये बिल्कुल मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका यूक्रेन को दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अब क्या कुछ आगे कदम उठाया जाएगा यूक्रेन की तरफ से, इस पर सभी की निगाहें हैं।
मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।